हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग मसल फंक्शन। तो यहाँ हम समझेंगे वो फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक मसल के फंक्शन को ऑल्टर करते हैं। कि एक मसल है, ऑब्वियसली वी नो कि मसल का फंक्शन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, लेकिन किस पर्टिकुलर पोजीशन में या फिर कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा या किस टाइप का एक्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट। मतलब कि किस टाइप का जॉइंट है जिसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो मसल प्रेजेंट है, या फिर उस मसल की लोकेशन क्या है। तो अभी हम समझते हैं कि मसल की लोकेशन या फिर टाइप ऑफ जॉइंट, ये चीज़ किस तरह से डिसाइड करते हैं कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप का मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो टाइप ऑफ जॉइंट एंड द लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट जो है दैट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द मसल। ऑब्वियसली कि ये मसल का जो फंक्शन है, मसल किस तरह से परफॉर्म करेगी उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको ऑल्टर करता है। नाउ वी आर सीइंग कि मसल्स लोकेशन ऑन द और द लाइन ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द जॉइंट डिटरमाइंस व्हिच मोशन द मसल विल परफॉर्म। मतलब कि मसल की लोकेशन बॉडी में किस साइड पे, मतलब कि बॉडी में एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है या पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है या लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मसल का जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। एंड दूसरा एक और टर्म आया लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि वो मसल कहाँ पे प्लेस्ड है कि उसका सो दैट कि वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस मसल बेली जो होती है या मसल बल्क जो होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स वेक्टर निकल के आता है, वो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में है वो डिटरमाइन करता है हमारा कि वो मसल कहाँ पे प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग। कि मतलब उस मसल की प्लेसमेंट किस तरह से है, उस मसल के जो फाइबर्स है उनकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, जिससे डिसाइड होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है उस पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन का वो किस डायरेक्शन में आएगा। ओके, इसको हम अभी और अच्छे से समझते हैं। इन जनरल मसल्स ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम्ब, ट्रंक एंड हिप्स आर फ्लेक्सर्स। ओके, अब हम जनरल सेंस में ये समझ रहे हैं, अगर हम लोअर लिम्ब को अभी छोड़ दें, अगर हम अपर लिम्ब की बात करें, अपर लिम्ब मतलब अपर लिम्स की अगर हम बात करें, ट्रंक की बात करें एंड हिप जॉइंट तक, अगर हम हिप जॉइंट तक देखें, हिप जॉइंट, ट्रंक एंड अपर लिम्स, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं उसमें जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो मसल्स प्रेजेंट है, मतलब कि एंटीरियर एस्पेक्ट्स मतलब कि मेरा जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर एस्पेक्ट में बाइसेप आ गया, एंटीरियर एस्पेक्ट में मेरे एब्डोमिनल मसल्स हो गए, ठीक है, पेक्टोरल मसल्स हो गए, ठीक है, तो वो सारी मसल्स हो गई। और इवन जो हमारी जैसे सोआस मेजर हो गया, सोआस माइनर हो गया, इलियाकस मसल हो गया, जो कि हम देख रहे हैं कि हिप जॉइंट के आसपास प्रेजेंट है एंटीरियर एस्पेक्ट पे, तो उन मसल्स का हम देख रहे हैं कि उनका कंबाइंड एक जनरल सेंस में हम देखते हैं कि वो मसल जो होती है वो फ्लेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी हम यहाँ पे लोअर लिम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर लिम्ब में एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। अब वेयरएस हम आगे देख रहे हैं कि मसल्स ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट आर एक्सटेंसर्स। तो अगेन जनरल सेंस में अगर हम अपर लिम्ब ट्रंक की बात कर रहे हैं या फिर हिप की बात कर रहे हैं, हिप जॉइंट की, तो वहां पे जो मसल्स जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है वो मोस्टली एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे ट्राइसेप है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स है हमारे अपर लिम्ब में, है ना, वैसे ही बैक एक्सटेंसर मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस है ना। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी मोस्टली मसल्स जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है वो मोस्टली एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शन देखें तो एक्सेप्शन हम लोअर लिम्ब में देख सकते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नी जॉइंट पे जो फ्लेक्सर मसल्स है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। मतलब अगर हम हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और जो एक्सटेंसर मसल्स है, जो नी एक्सटेंसर है, वो एंटीरियरली प्रेजेंट है। मतलब क्वाड्रिसेप मसल्स जो है वो नी एक्सटेंसर है, वो एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, लेकिन मोस्टली हम जनरल सेंस में क्या देखते हैं कि जो फ्लेक्सर मसल्स है एनाटॉमिकल पोजीशन में वो बॉडी के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो एक्सटेंसर मसल्स होती है वो बॉडी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा एक और देखते हैं कि मसल्स लोकेटेड लैटरली आर एबडक्टर्स। तो मोस्टली व्हाट वी सी कि मसल्स जो कि लैटरली प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ बात करें डेल्टॉइड लैटरली प्रेजेंट है, शोल्डर एबडक्शन में हेल्प कर रहा है। उसके वैसे ही हम देखते हैं कि ग्लूटियस मीडियस लैटरली प्रेजेंट है तो हिप एबडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो जितने भी हमारी लैटरल मसल्स है वो हमारी एबडक्शन मूवमेंट्स में हेल्प करती है। एंड मसल्स लोकेटेड मीडियली आर एडक्टर्स, जैसे एडक्टर मीडियस, एडक्टर मैग्नस हो गया, एडक्टर ब्रेविस हो गया, एडक्टर लॉन्गस हो गया। तो वैसे हम जो मसल्स मीडियली प्रेजेंट होती है वो हमारी एज एडक्टर काम करती है, ठीक है। जितने सेंट्रली बॉडी के प्रेजेंट होती है वो इतना एज एडक्टर काम करते हैं, और जितना लैटरली प्रेजेंट है वो उतना एबडक्टर की तरह। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे मोटिव ये है बात करने का कि मसल की जो लोकेशन है वो भी एक एस्पेक्ट है, वो भी एक रोल प्ले करता है, जिससे डिसाइड होता है कि उस मसल का फंक्शन कैसा
होगा कि वो मसल अगर लेटरली प्रेजेंट है या मसल सेंट्रली प्रेजेंट है या मसल एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है या मसल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि उन मसल ग्रुप्स का कंबाइंड एक्शन क्या होगा। अब हम ऐसी और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मसल अटैचमेंट क्लोज टू अ जॉइंट एक्सिस, मतलब कि मसल की प्लेसमेंट वहाँ पे है जहाँ पे वो जॉइंट एक्सिस के पास में है। जैसे ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है, ये फोर आर्म एंड ये आर्म रीजन है। अब यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मसल अटैचमेंट है जो कि जॉइंट के पास में है, मतलब हमारा बाइसेप ब्रेकिया है, जो बी लिखा है मैंने, मतलब कि बाइसेप ब्रेकिया है। तो बाइसेप ब्रेकिया का अटैचमेंट हम देख रहे हैं कि रेडियस पे है, तो ये मसल ये जॉइंट के पास में है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूजुअली इट इज एबल टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ मोशन ऑफ बोनी लिवर टू विच दे आर अटैच्ड, मतलब कि जो वो मसल जिसके अटैचमेंट जॉइंट के पास में है वो वाइड रेंज ऑफ मोशन, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बाइसेप्स। अब इसके पीछे का रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सेकंड हम पॉइंट देख रहे हैं कि मसल की प्लेसमेंट अगर वहां पे हो, मतलब मसल अटैचमेंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस, अगर मसल की अटैचमेंट या मसल की प्लेसमेंट वहां पे जो जॉइंट एक्सिस से दूर है, मतलब अगर हम ब्रेकियोरेडियलिस का एग्जांपल देखें तो ब्रेकियोरेडियलिस की अटैचमेंट काफी डिस्टली हम देखते हैं रेडियस पे होती है। तो रेडियस पे अगर हम देख रहे हैं काफी डिस्टली, मतलब जॉइंट से काफी डिस्टली अगर प्रेजेंट है ब्रेकियोरेडियलिस, तो उस मसल में हम देखते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टेबिलिटी फॉर द जॉइंट, मतलब ये जो मसल है जो कि जॉइंट एक्सिस से काफी दूर है वो जॉइंट पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और वो मसल जो जॉइंट एक्सिस के पास में है वो वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ मोबिलिटी या कह सकते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम बाइसेप ब्रेकिया की बात करें तो बाइसेप ब्रेकिया का मसल बल्क कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, मसल बेली इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो कंबाइंड फोर्स वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, जो ये जो दिखा रहे हैं ये एरो या ये वेक्टर, ये हमारा कंबाइंड रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है बाइसेप ब्रेकिया का। अब अगर इसको हम डिवाइड करें इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो हम एक एफ वाई और एफ एक्स कॉम्पोनेंट, एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट और एक पैरेलल कॉम्पोनेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो बाइसेप ब्रेकिया है इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट या फिर जो एफ वाई कॉम्पोनेंट है वो काफी ज्यादा है, इतना है, ठीक है। एंड इसके कंपैरिजन में अगर हम एफ एक्स कॉम्पोनेंट देखें वो सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो एफ वाई कॉम्पोनेंट है वो हमारा रोटेशनल कॉम्पोनेंट है, मतलब कि जो एफ वाई कॉम्पोनेंट या फिर जो हमारा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो रोटेशन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट करेगा ना ये जो एफ वाई कॉम्पोनेंट होगा या फिर जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा। और जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है वो हमारा कंप्रेसिव कॉम्पोनेंट है या फिर हम कह सकते हैं स्टेबलाइजिंग कॉम्पोनेंट है, मतलब वो जॉइंट की तरफ पुश कर रहा है इस रेडियस को, या जहां पे ये अटैच्ड है बाइसेप उसको पुश कर रहा है एफ एक्स कॉम्पोनेंट जॉइंट की तरफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्स कॉम्पोनेंट है एफ एक्स जो है वो कंप्रेसिव कॉम्पोनेंट है या स्टेबलाइजिंग कॉम्पोनेंट है, और एफ वाई कॉम्पोनेंट जो है वो रोटेशनल कॉम्पोनेंट है, ठीक है, एफ वाई कॉम्पोनेंट। अब यहाँ हम देख रहे हैं बाइसेप में एफ वाई कॉम्पोनेंट ज्यादा है, काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफ एक्स कॉम्पोनेंट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मसल जो जॉइंट एक्सिस के पास अटैच्ड होती है उसका रोटेशनल कंपोनेंट ज्यादा होता है, या हम कह सकते हो कि वो वाइड रेंज ऑफ मोशन, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस करवा सकती है एंड स्टेबिलिटी काफी कम प्रोवाइड करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम दूसरे मसल की बात करें लाइक बाइसेप ब्रेकियोरेडियलिस, सॉरी, तो ब्रेकियोरेडियलिस का हम देख रहे हैं कि उसका जो अटैचमेंट है वो काफी डिस्टल है जॉइंट एक्सिस से। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये जो वेक्टर शो कर रहा है इसका एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो रोटेशनल कंपोनेंट है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी छोटा है ब्रेकियोरेडियलिस का एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव कंपोनेंट जो कि काफी ज्यादा है एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ एक्स कंपोनेंट या फिर कंप्रेसिव कंपोनेंट या फिर स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट काफी ज्यादा है ब्रेकियोरेडियलिस का एज कम्पेयर टू इट्स रोटेशनल कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट। इसलिए हम कहते हैं कि वो मसल जिसकी अटैचमेंट जॉइंट एक्सिस से दूर होती है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड मोबिलिटी कम प्रोवाइड करता है, या फिर हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इट इज मोस्टली यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट एंड मोबिलिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और चीज समझते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयरफॉर कंप्रेसिव कंपोनेंट ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस इज मोर देन बाइसेप ब्रेकिया है, मतलब ब्रेकियोरेडियलिस का कंप्रेसिव कंपोनेंट ज्यादा है, इतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव कंपोनेंट ऑफ द बाइसेप ब्रेकिया जो कि सिर्फ इतना सा है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं देयरफॉर द ब्रेकियोरेडियलिस इज मोर स्टेबलाइजिंग देन बाइसेप ब्रेकिया है। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि वो मसल जिसकी अटैचमेंट जॉइंट एक्सिस से दूर होती है उसका स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है, और वो मसल जिसकी अटैचमेंट जॉइंट एक्सिस के पास होती है उसका
रोटेशनल कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ से भी हम ये इन्फर कर सकते हैं या फिर ये हम देख सकते हैं कि मसल की प्लेसमेंट या मसल की अटैचमेंट डिसाइड करती है कि उस मसल का कंबाइंड फंक्शन क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल रेशियो ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हमने समझा था कि क्या होता है, तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का अगर नॉर्मल रेशियो जो होता है दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर मान लो उनमें से एक मसल पैरालाइज अगर हो जाती है तो इट मे कॉज अ मसल इम्बैलेंस एट द जॉइंट एंड मे प्लेस द जॉइंट एट अ रिस्क ऑफ इंजरी। तो मतलब जैसे कि हम एल्बो के में अगर रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप का करा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइसेप इज एगोनिस्ट एंड ट्राइसेप इज द एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर एक मसल, दोनों में से कोई भी एक मसल अगर पैरालाइज हो जाती है तो उस केस में जो मसल इम्बैलेंस है, ठीक है, मसल इम्बैलेंस प्ले में आता है, ठीक है, उस टाइम पे मसल इम्बैलेंस हो जाएगा एंड जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वीक हिप एक्सटर्नल रोटेटर्स, अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो वहां हम देख रहे हैं कि हिप एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है, अगर मान लो वो पैरालाइज स्टेट में चले गए या फिर वो वीक हो गए, तो उस केस में क्या होगा, इट कॉज स्ट्रेंथ इम्बैलेंस बिटवीन द हिप एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रोटेटर्स। एंड उस केस में क्या होता है, इट इज कॉजिंग द हिप एक्सेस इंटरनल रोटेशन ड्यूरिंग गेट। तो उस टाइम पे हम पर्सन का अगर गेट एसेस करेंगे, ऑब्जर्व अगर हम करेंगे, तो उस टाइम देखेंगे कि पर्सन एक्सेसिवली इंटरनली रोटेट करके हिप जॉइंट को एक्सेसिवली इंटरनली रोटेट करके वॉक कर रहा है उस केस में। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि उस पर्सन के जो हिप जॉइंट के एक्सटर्नल रोटेटर्स है वो वीक है। तो अभी यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट रेशो जो होता है ये हमारे लिए काफी फिजियोस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का रेशो अगर वो ऑल्टर हो गया है, मतलब एक एंटागोनिस्ट या फिर एक एगोनिस्ट अगर वीक हो गई है उसके कॉन्ट्ररी जो मसल है उसके रिस्पेक्ट में, तो हम देखते हैं कि इट इज ऑफन यूज्ड एज अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट गोल आफ्टर एन इंजरी टू द जॉइंट। तो अगर एक जॉइंट पे इंजरी हुई है तो उस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मसल जो है जो एक्सेसिवली डोमिनेट कर रही है और उसका जो एंटागोनिस्ट मसल है, जो अपोजिट मसल है, वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट रेशो की, ठीक है। तो मतलब कि मसल इम्बैलेंस की हम बात करते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मसल वीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा है मसल फंक्शन को, वो है नंबर ऑफ जॉइंट्स। मतलब कि वो मसल कि एक पर्टिकुलर मसल कितने नंबर ऑफ जॉइंट से अटैच्ड है, ठीक है, तो वो भी हमारा अफेक्ट करती है कि वो मसल फंक्शन किस तरह से करेगी, ठीक है। तो यह हमारा दूसरा फैक्टर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं मसल्स को इनटू सिंगल जॉइंट मसल्स एंड मल्टी जॉइंट मसल्स। मतलब कि सिंगल जॉइंट मसल मतलब वो जहाँ पे एक ही जॉइंट से अटैचमेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल जॉइंट मसल में क्या होता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंगल जॉइंट मसल हमारी वो है जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। और मल्टी जॉइंट मसल का अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग्स। अब हम देख रहे हैं कि सिंगल जॉइंट मसल जो है दे आर रिक्रूटेड टू प्रोड्यूस फोर्स, मतलब कि मेजर अमाउंट ऑफ फोर्स एक जॉइंट पे अगर हमें एक रेंज ऑफ मोशन चाहिए, एक मूवमेंट करानी है या फिर हम कह सकते हैं एक टॉर्क प्रोड्यूस करना है एक जॉइंट पे, तो वहां पे मेजर अमाउंट ऑफ फोर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है मसल, वो हमारी सिंगल जॉइंट मसल होती है, फॉर एग्जांपल ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। और हम देख रहे हैं दूसरा हमारा मल्टी जॉइंट मसल्स है, ये क्या करती है, दे आर रिक्रूटेड टू रेगुलेट द फाइन रेगुलेशन ऑफ द टॉर्क ड्यूरिंग डायनामिक मूवमेंट। मतलब कि डायनामिक एक मूवमेंट के टाइम पे हिप जॉइंट पे मान लो एक्सटेंशन के टाइम पे जो मेजर फोर्स सिंगल जॉइंट मसल ने प्रोड्यूस किया था उसको हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है, ताकि उस मूवमेंट का वो जो फोर्स है वो अच्छे से ट्रांसफर हो सके एंड वहाँ पे और स्मूदर मूवमेंट या फिर और फाइन मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है मल्टी जॉइंट मसल का, कि मतलब ये हेल्प करती है सिंगल जॉइंट मसल को कि वहाँ पे जो मूवमेंट है वो और फाइन हो सके। लेकिन मेन जो फोर्स प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं मसल, वो हमारा सिंगल जॉइंट मसल होता है। अगर एग्जाम्पल देखें हमें, फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टैंडिंग अप में देख रहे हैं, सिटिंग टू स्टैंडिंग अगर हम आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट दोनों एक्सटेंशन में आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हिप एंड नी आर कमिंग इनटू एक्सटेंशन। अब अगर हम सिंगल जॉइंट मसल की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस विच इज अ सिंगल जॉइंट मसल, हिप एक्सटेंसर मसल गेट्स एक्टिवेटेड। मतलब कि सिंगल जॉइंट हिप एक्सटेंसर मसल जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस है, मेजरली वो वहाँ पे फोर्स प्रोडक्शन कर रहा है एंड वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वो जो हिप जॉइंट है दैट इज कमिंग इनटू एक्सटेंशन। एंड अगर हम मल्टी जॉइंट मसल की बात करें हैमस्ट्रिंग्स, तो इट इज अ मल्टी जॉइंट हिप एक्सटेंसर हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फोर्स ऑफ सिंगल जॉइंट एक्सटेंसर दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। मतलब कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस ने जो मेजरली फोर्स प्रोड्यूस किया था
उस फोर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि मल्टी जॉइंट मसल है। मतलब कि सिंगल जॉइंट मसल मेनली फोर्स प्रोडक्शन में काम करता है और उस फोर्स को ट्रांसफर करने में और मोर फाइनर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करने में जो हेल्प करता है वो हमारी मल्टी जॉइंट मसल्स होती है। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो कि मसल फंक्शन को अफेक्ट करता है वो है पैसिव इनसफिशिएंसी। अब हमने एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी के बारे में पहले पिछली वीडियोस में बात करी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैसिव इनसफिशिएंसी जो है वो भी हमारा अफेक्ट करती है कि एक मसल किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि इफ द रिस्ट इज अलाउड टू गो इनटू फ्लेक्शन देन द फिंगर्स टेंड टू एक्सटेंड। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर रिस्ट पे, जैसे ये न्यूट्रल पोजीशन में मेरा हैंड है, अगर रिस्ट पे मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी जो फिंगर्स है वो टेंड करती है कि वो एक्सटेंड करे। एंड इसका अपोजिट, अगर मैं इस तरह से रिस्ट पे एक्सटेंशन करूँ तो मेरी जो फिंगर्स है वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन में चली जाती है, फिर हम कह सकते हैं कि कर्ल हो जाती है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फिंगर्स एक्सटेंड हो रही है, एंड रिस्ट जॉइंट पे अगर हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो रिस्ट जो फिंगर्स है वो कर्ल हो रही है, या फिर कह सकते हैं फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स हो रही है। ओके, तो इसको हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है, रिस्ट अगर हमने रिस्ट को फ्लेक्शन में लेकर आए और रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच हुए रिस्ट जॉइंट पे, तो फर्दर ये फिंगर्स पे और स्ट्रेच नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये इनसफिशिएंट है, जो लेंथ है रिस्ट एक्सटेंसर्स की वो इनसफिशिएंट है कि वो एक टाइम पे रिस्ट जॉइंट पे भी स्ट्रेच हो एंड साथ में फिंगर्स पे भी स्ट्रेच हो, समझ रहे हो। तो इसलिए हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पे कि रिस्ट जॉइंट पे जब हम फ्लेक्शन करते हैं और यहाँ पे जो रिस्ट एक्सटेंसर्स जो जब वो स्ट्रेच करते हैं तो इवेंचुअली फिंगर्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि फिंगर्स पे वो और फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते कि ताकि हमारे जो फिंगर्स है वो भी फ्लेक्स हो सके। इसलिए हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे अगर जो फिंगर रिस्ट एक्सटेंसर्स है अगर वो स्ट्रेच हो रही है तो फिंगर्स हमारी एक्सटेंशन में चले जाती है। और इसका अपोजिट हम देखते हैं कि अगर रिस्ट हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो रिस्ट एक्सटेंशन पे हम देखते हैं कि जो रिस्ट फ्लेक्सर्स है वो स्ट्रेच हो रही है, अब वो फर्दर आगे फिंगर्स पे और स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो इसलिए हम देखते हैं कि फिंगर्स जो होती है वो कर्ल कर जाती है अगर हम रिस्ट को एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो उसको हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। पैसिव इनसफिशिएंसी हर बार मसल की स्ट्रेचिंग से रिलेटेड होता है कि मसल की कितनी इनसफिशिएंट लेंथ है कि वो दोनों जॉइंट्स पे स्ट्रेच हो सके। इसलिए हम एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी दोनों उन जॉइंट्स में या उन मसल्स पे पढ़ते हैं जो एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो मसल जो रिस्ट जॉइंट एंड साथ में हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स को भी क्रॉस कर रहा है, उन मसल्स में बोलेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी काम कर रहा है। अब पैसिव इनसफिशिएंसी हमने समझ लिया कि मसल की इतनी लेंथ नहीं है कि वो स्ट्रेच कर सके रिस्ट जॉइंट पे भी एंड फिंगर्स पे भी। अब एक्टिव इनसफिशिएंसी अगर हम समझे तो एक्टिव इनसफिशिएंसी वो होती है कि मसल की इतनी लेंथ नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि मसल की लेंथ इतनी इनसफिशिएंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके दोनों जॉइंट्स पे, प्रॉक्सिमल जॉइंट पे भी एंड डिस्टल जॉइंट पे भी, ठीक है। तो सेम चीज अगर हम यही एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिस्ट फ्लेक्शन के साथ हमारे जो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स है वो फ्लेक्स कर गए रिस्ट जॉइंट पे, अब वो फर्दर फिंगर्स पे फ्लेक्स नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो फिंगर्स होती है रिस्ट फ्लेक्शन के साथ फिंगर्स को हम एफिशिएंटली या टाइटली फ्लेक्स नहीं कर पाते, इस वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है जो फिंगर जो रिस्ट फ्लेक्सर्स है, अब वो फर्दर फिंगर पे प्रॉपर्ली फ्लेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है। उसको हम एक्टिव इनसफिशिएंसी बोल रहे हैं। अब हम वही चीज देख रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स इज अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ द फिंगर एक्सटेंसर्स दैट आर बीइंग स्ट्रेच्ड ओवर द फ्लेक्स रिस्ट। तो हमने रिस्ट को जब फ्लेक्स किया तो वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो गई रिस्ट पे, अब वो फर्दर हम देख रहे हैं कि फिंगर्स पे फर्दर और स्ट्रेच नहीं हो सकती जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पे जो फिंगर्स है हमारी वो एक्सटेंशन में जाती है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ द रिस्ट एक्सटेंसर्स, ठीक है। उसको हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इनसफिशिएंट लेंथ इसको हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। मोस्टली सीन इन टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल्स। तो ऑलवेज एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी हमें एटलीस्ट टू जॉइंट्स या टू से ज्यादा मल्टी जॉइंट मसल्स में हमें देखने को मिलता है जो एटलीस्ट टू जॉइंट्स या टू से ज्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करती है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि फिंगर्स आर अनेबल टू फ्लेक्स टाइटली ड्यू टू पैसिव टेंशन ऑफ द एक्सटेंसर्स। अगर सेम हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने रिस्ट को फ्लेक्स किया, हमारे जो फिंगर्स है वो एक्सटेंशन में आए, अब हम डेलिब्रेटली ट्राई कर रहे हैं कि फिंगर्स को भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें, कर्ल करें, ठीक है। तो वो हम उसको स्ट्रांगली कर्ल नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि फिंगर्स को हम टाइटली एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने रिस्ट को फ्लेक्स किया, लेकिन जो फिंगर्स है, फिंगर्स हम फर्दर फिंगर्स को भी टाइटली स्ट्रांगली हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे।
यहाँ पे दो रीजंस हमारे हैं, एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। पैसिव इनसफिशिएंसी हम देख रहे हैं कि जो एक्सटेंसर मसल्स है वो ऑलरेडी टेंशन में है रिस्ट जॉइंट पे, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो फर्दर वो हमारे फिंगर्स पे और स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसलिए हमारी फिंगर्स टाइटली फ्लेक्स नहीं हो रही है, तो दैट इज द पैसिव टेंशन ऑफ द एक्सटेंसर्स। एंड दूसरा रीजन क्या है, एक्टिव टेंशन ऑफ द फ्लेक्सर्स, मतलब कि जो फ्लेक्सर मसल्स है ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है रिस्ट जॉइंट पे, फर्दर फिंगर्स पे और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब एक्टिव इनसफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्टिव टेंशन ऑफ द फ्लेक्सर्स एंड पैसिव टेंशन ऑफ द एक्सटेंसर्स, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो मसल डिस्टली एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो ये भी हमारा एक एस्पेक्ट रहता है जो कि अफेक्ट करता है मसल के फंक्शन को, कि मसल प्रॉपरली फंक्शन करती है कि नहीं करती है, किस तरह से फंक्शन करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करी जो कि अफेक्ट करते हैं मसल के फंक्शन को। अब इसके बाद एक फैक्टर और रह गया जो कि है सेंसरी रिसेप्टर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझेंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया मिला होगा उन फैक्टर्स के बारे में जो कि मसल किस तरह से फंक्शन करती है और मसल के फंक्शनिंग पे को अफेक्ट करती है, उनके बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।